नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, पेडागॉजी की लाइव क्लास चल रही है, सभी का वेलकम अभिनंदन है। एक जोरदार से सभी का स्वागत अभिनंदन है, फुल एनर्जी के साथ स्वागत अभिनंदन है, क्योंकि यहाँ पर टीटी एग्जाम को क्रैक 101% सिलेक्शन सरोपरी है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इस लाइव क्लास के बाद जो हमने पहली क्लास कंप्लीट कर रखी थी, यहाँ पे आई बटन लाइव क्लास के बाद मिल जाएगा। लाइव क्लास में जो भी बाद में आते हैं तो आपको क्या करना है, बाद में भी वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। ये 25 प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। कल हमने आपका जो चैप्टर था पाठ का, जो पहला चैप्टर था आपका पाठचर्या का, 25 प्रश्न हमने किए थे। आज भी 25 प्रश्न करेंगे। पाठचर्या के सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समस्या केंद्रित पाठचर्या प्रकार का नहीं है? जीवन परिस्थिति प्रारूप, आधारभूत प्रारूप, सामाजिक समस्या एवं संरचनात्मकवादी प्रारूप या मानवतावादी प्रारूप की बात करेंगे। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 सेकंड का मौका मिलेगा। जी हाँ, कम समय में ज़्यादा प्रश्न की अभी से प्रिपरेशन तैयार हो जाइए आप लोग। तो कौन सा समस्या केंद्रित पाठचर्या प्रारूप का प्रकार नहीं है? तो पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, जीवन परिस्थिति प्रारूप, सामाजिक समस्या, संरचनात्मकवादी प्रारूप, मानवतावादी प्रारूप, ये तीनों आपके समस्या केंद्रित पाठचर्या प्रारूप के प्रकार हैं। लेकिन आधारभूत प्रारूप ये आपका प्रकार नहीं है, इसलिए कार्य क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका दूसरा प्रश्न है, समस्या केंद्रित पाठचर्या प्रारूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? कि अधिगमकर्ता सिर्फ सैद्धांतिक रूप से शामिल होता है, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों रूपों में शामिल होता है, आवश्यक संसाधनों के अभाव में अनुचित क्रियान्वयन की बात करेंगे, या उपयुक्त सभी सत्य दिया गया है। सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, जो हमारा सत्य दिया गया है कि अधिगमकर्ता सिर्फ सैद्धांतिक रूप से शामिल होता है, आवश्यक संसाधनों के अभाव में अनुचित क्रियान्वय होता है, ये दोनों सत्य दिए गए हैं। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों रूपों में शामिल होता है, यह समस्या केंद्रित पाठचर्या के रूप में अब हमारा कथन गलत दिया गया है। इसलिए करेंट क्वेश्चन यही तो पूछा रहा है, कौन सा कथन असत्य है, तो सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा। इसके साथ हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। आधारभूत कोर प्रारूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? पाठ वस्तु में एकरूपता होती है, पाठ वस्तु प्रासंगिक होती है, पाठ्य सामग्री की प्राप्ति एक दुष्कर कार्य है, या उपरोक्त सभी असत्य दिए गए हैं। तो कौन सा आपके आधारभूत अर्थात कोर प्रारूप के संबंध में आपका कथन असत्य दिया गया है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि पाठ वस्तु में एकरूपता होती है, यह कथन आपका सत्य दिया गया है। जी हाँ, पाठ वस्तु कैसी होती है? प्रासंगिक होती है। पाठ्य सामग्री की प्राप्ति एक दुष्कर कार्य भी है। तो ये दोनों सही दिए गए हैं, लेकिन पहला ही आपका जो पाठ वस्तु में एकरूपता होती है, यह कथन आपका सत्य दिया गया है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सरोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा जायसवाल कोचिंग सेंटर। फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया, या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री की बात करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है दोस्तों? तो हम बात करेंगे आपके विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी बालक बालिका प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा। जी हाँ दोस्तों, NCF 2005 के शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? देखिए, पाठ्यक्रम रूपरेखा में जिसे सूचीबद्ध किया गया है वह आपका कौन सा कहलाता है? वह कहलाता है महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम रूपरेखा में जिसे सूचीबद्ध किया गया कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, पहला ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है,
पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पारिचर्यिक रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आपका एक कमेंट, आपका एक उत्तर, आपका एक फीडबैक आपके स्कोर को बेटर कर देता है, आपकी तैयारी को बेहतरीन बना देता है। इसलिए कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए, लाइव सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिएगा। तो राष्ट्रीय पारिचर्यिक रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से जिस सुधार को सुझाया गया है वह सुधार आपका कहलाता है खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। मतलब उपरोक्त सभी की बात करेंगे। फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, इंदिम नियंत्रण द्वारा मुक्ति को प्राप्त किस पारिचर्या संगठन का मुख्य लक्ष्य है? मानवतावादी, रूमानी रेडिकल, बाल केंद्रित या ये सभी की बात करेंगे। तो दोस्तों, इंदिम नियंत्रण द्वारा मुक्ति को प्राप्ति जिस पारिचर्या संगठन का मुख्य लक्ष्य होता है वह आपका कहलाता है रूमानी या रेडिकल की बात करेंगे। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों, पाठ्यक्रम की प्रमुखता किस प्रकार की शिक्षा में महत्वपूर्ण मानी जाती है? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विषय केंद्रित या वातावरण केंद्रित? तो पाठ्यक्रम की प्रमुखता में जिस प्रकार की शिक्षा में महत्वपूर्ण मानी जाती है वह हमारी शिक्षा कहलाती है विषय केंद्रित, क्योंकि पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि पाठचर्या के कितने आधार होते हैं? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पाठचर्या के टोटल 4 आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं? टोटल 4 आधार होते हैं। पाठचर्या नियोजन के लिए उन्होंने 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया: उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रिया अनुभव का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। अब जो समाज जिस दर्शन में प्रभावित होता है उसकी पाठचर्या उससे ही प्रभावित होती है। इस प्रकार दर्शन पाठचर्या निर्माण का मुख्य आधार होता है। तो आपके दर्शन जो है, पाठचर्या निर्माण का मुख्य आधार क्या होता है? दर्शन। ये भी आप लोगों को नोट करते जाना है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के लक्ष्य निर्दिष्ट होते हैं उनके उद्देश्यों से, कार्यक्रमों से, सिद्धांतों से या संपूर्ण पाठ्यक्रम से होता है? तो पाठ्यक्रम के जो लक्ष्य निर्दिष्ट होते हैं वह आपके किससे होते हैं? वह आपके उनके उद्देश्यों से होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठचर्या उपागम में कितनी कोटियों में विभक्त किया गया है? 7, 4, 10 या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि पाठचर्या उपागम को जितनी कोटियों में विभक्त किया गया है वह आपकी 4 कोटियाँ। पहले आपका होता है पाठचर्या उपागम, विषय क्षेत्र उपागम, विस्तृत क्षेत्र उपागम। आपके पाठचर्या उपागम की बात करें तो पाठचर्या उपागम की ये 4 हैं। करिकुलम अप्रोच इन की बात करेंगे, क्षेत्र उपागम, विस्तृत क्षेत्र उपागम, सामाजिक समस्या उपागम और उद्दीय आवश्यकता उपागम। ये 4 होते हैं। पाठचर्या उपागम की बात करेंगे, करिकुलम अप्रोच की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करके तय कीजिए कि इनमें से कौन सा सही दिया गया है। लैटिन भाषा में करिकुलम का अर्थ दौड़ का मैदान होता है। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में सिर्फ मानवीय विषयों पर बल दिया जाता है। मुद्रों के अनुसार हम पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा के पूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। या ए व बी दोनों आपके सही दिए गए। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा कि लैटिन भाषा में करिकुलम का अर्थ दौड़ का मैदान होता है। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में सिर्फ मानवीय विषयों पर बल दिया जाता है। तो ए और बी ऑप्शन जो दिया गया यानी डी वाला, ए व बी दोनों हमारे सही दिए गए हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि पाठचर्या के निर्माण की प्रकृति में शामिल तत्व कौन सा होता है? छात्र की प्रवृत्ति, परिवर्तन के क्षेत्र, मूल या ये सभी की बात करेंगे। तो पाठचर्या के निर्माण में की जो प्रकृति में शामिल जो तत्व होता है वह तत्व आपका कहलाता है छात्र की प्रकृति, परिवर्तन के क्षेत्र, मूल। ये तीनों तत्व कहलाते हैं, अर्थात ये सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न है दोस्तों कि पाठचर्या का निर्माण करते समय बालकों को किन किन अवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है? तो पाठचर्या का निर्माण करते समय बालकों की जिन अवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है वे अवस्थाएं हमारी कौन सी कहलाती हैं? तो आप सभी लोग कमेंट कर चुके हैं। आपका आयु भी कहलाता है, रुचि भी कहलाती है, क्षमता भी कहलाती है। जी हाँ, पाठचर्या निर्माण करते समय बालक के आयु, रुचि और क्षमता इन तीनों अवस्थाओं को ध्यान रखा जाता है, अर्थात ये सभी ऑप्शन वाला हमारा सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम का विकास या निर्माण करते समय छात्रों की आवश्यकताओं के साथ साथ समुदाय की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। वास्तव में सामुदायिक जीवन से ही पाठ्यक्रम करिकुलम की रचना की जाती है या की जानी चाहिए। यह समुदाय की आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर आधारित होनी चाहिए। यह समुदाय जीवन की ही पूर्ति
प्रतिपूर्ति होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए। जी हाँ, अगला प्रश्न है, पारचर्या निर्माण के सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है? जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं पारचर्या के निर्माण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत शामिल होता है, बाल केंद्रिता का सिद्धांत शामिल होता है, सहसंबंध का अति उपयोगितावादी सिद्धांत भी शामिल होता है, लेकिन उपयोगिता का सिद्धांत आपका शामिल नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं होता? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके तय कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। जो शिक्षाविद विषय वस्तु केंद्रित उपागम के पक्षधर हैं वे तकनीकी अर्थात वैज्ञानिक उपागम के पक्ष हैं। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है कि जो शिक्षाविद जो होते हैं विषय वस्तु केंद्रित उपागम के पक्षधर होते हैं वे तकनीकी अर्थात वैज्ञानिक उपागम के पक्ष में होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके तय कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है। कोई भी पाठचर्या जिसका सीधा संबंध विद्यार्थियों से अध्यापक के माध्यम से ही संचालित होता है। शिक्षा व अध्यापक के प्रति अध्यापक की संकल्पना ही अनेक अध्यापन व बच्चों में होने वाली अधिगम स्वरूप का निर्धारण करती हैं। ए व बी दोनों या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो बेफिक्र आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा कथन सही दिया गया है विचार करके तय करना है। देखिए कोई भी पाठचर्या होता है जिसका सीधा संबंध विद्यार्थियों से बालक बालिकाओं से है और अध्यापक के माध्यम से ही संचालित होता है। तो ये पहला ही ऑप्शन सही दिया गया है। शिक्षा व अध्यापक के प्रति अध्यापक की संकल्पना ही अनेक अध्यापन व बच्चों में होने वाली अधिगम स्वरूप का निर्धारण करती है। तो ये व भी दोनों सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम यह कह सकते हैं यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए उपरोक्त सभी वाला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ए व बी दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ए व बी दोनों, ये भी सही हो जाएगा, इसलिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन करेंगे। क्या गलती कर देते हैं? तीसरे ऑप्शन में कर देते हैं कि ए व बी दोनों दिया गया तो इसमें कर देते हैं। जब उपरोक्त सभी दिया गया तो तीनों तो हमारे सही हो रहे हैं, इसलिए हमें डी ऑप्शन को यहाँ पे चयन करना चाहिए। अगला के निम्नलिखित कथनों पर विचार करके तय कीजिए कि इनमें से कौन सा सही दिया गया है। अब देखिए ये भी आपका कथन दिया गया है और आगामी जो 2019 में एमपी टेट के एग्जाम हुआ था उसमें भी ज़्यादातर कथन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, इसलिए उसी के लेवल के अकॉर्डिंग उससे एक और लेवल के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं। पाठ्य वस्तु पाठ्य पुस्तक व परीक्षाएं मानसिक क्षमताओं जैसे विश्लेषण संश्लेषण खोज समस्या का निदान रचनात्मकता के लिए अधिक अवसर प्रदान नहीं करती है या पाठचर्या मूल्यांकन की प्रक्रिया से पद्धति को सुधारा नहीं जा सकता है। देखिए जो यहाँ पे हमारा कथन जो है सही दिया गया है क्योंकि पाठ्य पुस्तक की परीक्षाएं मानसिक क्षमताएं जैसे विश्लेषण संश्लेषण खोज समस्या का निदान रचनात्मकता के लिए अधिक अवसर प्रदान नहीं करती है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही लग रहा है। बाकी कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके तय कीजिए कि इनमें से कौन सा सही दिया गया है। तो ये देखिए इनमें से जो हमारा कथन सही दिया गया है नीचे आपको बताना है कि केवल ए सही है केवल बी सही है ए व बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना ही बी सही है। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो पाठचर्या के संबंध में जो हमारा कथन सही दिया गया कि पाठचर्या में ऐसी संकल्पनाओं व प्रक्रिया को कैसे हटाया जा सकता है इसमें भी वैज्ञानिक आधार व विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो बी जो कथन दिया गया है वह हमारा सही होगा, यानी केवल बी कथन हमारा यहाँ पे सही दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयोगिता विषय वस्तु की उपयोगिता, अधिगम विषय वस्तु की उपयुक्त क्रमबद्धता, साध्यता पाठचर्या नियोजकों को बाध्य करती है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों जो उपयोगिता विषय वस्तु की उपयोगिता होती है, अधिगम विषय वस्तु की उपयुक्त क्रमबद्धता होती है, साध्यता पाठचर्या नियोजकों को बाध्य करती है। तो ये सभी ऑप्शन जो दिए गए हमारे सही दिए गए हैं, इसलिए हम डी ऑप्शन को यहाँ पे चयन करेंगे। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। पाठचर्या के विकास के लिए प्रयुक्त आधुनिक तकनीक के विषय में कैसे पता चलता है? समुदाय से, विषय विशेषज्ञ से, पाठचर्या विशेषज्ञों के द्वारा से, कार्यक्रम विशेषज्ञों के द्वारा से। तो पाठचर्या के विकास के लिए प्रयुक्त जो आधुनिक तकनीक के विषय में जैसे पता चलता है वह हमारा हो जाता है पाठचर्या विशेषज्ञों द्वारा पता चलता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पाठचर्या द्वारा हम कैसे ये प्रदर्शित करते हैं कि क्या हम पूर्व निश्चित लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। आपके प्रत्याशता मूल्यांकन की बात करेंगे, व्यवहार मूलक मूल्यांकन,
तनाव मूलक मूल्यांकन, आवृत्ति मूलक मूल्यांकन की बात करेंगे। तो पाठचर्या द्वारा हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि हम क्या पूर्व निश्चित लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा आवृत्ति मूलक मूल्यांकन की बात करेंगे, डी ऑप्शन की बात करेंगे। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है, सतही पाठचर्या से आशय क्या होता है कि अनुभवता व तथ्यता अध्यापकों के लिए उपयोगी है, तत्व व विषय वस्तु छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध है, तथ्य आंकड़े शिक्षकों के लिए अर्थहीन है, तथ्य आंकड़े छात्रों के लिए पुराने, अर्थहीन या अनावश्यक की बात करेंगे। तो सतही पाठचर्या से आशय क्या होता है दोस्तों? सतही पाठचर्या से आशय यह होता है कि तथ्य व आंकड़े छात्रों के लिए पुराने, अर्थहीन व अनावश्यक की बात करेंगे। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है, किसी भी सार्थक क्रिया के मूल्यांकन की विशेषताओं में शामिल है पाठचर्या के उद्देश्य के साथ संगति, पर्याप्त निदानात्मक मूल्यांकन, व्यापकता, वैधता, निरंतरता। इनमें से कौन सा सही होगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों, किसी भी सार्थक क्रिया के मूल्यांकन की विशेषताओं में जो हमारा शामिल होता है, वहाँ पे आपके पाठचर्या के उद्देश्य के साथ संगत भी है, पर्याप्त निदानात्मक मूल्य भी है, व्यापकता भी है, बाध्यता भी है, निरंतर भी है, अर्थात ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन दिया गया है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इस क्लास का आपका 25वां प्रश्न है आज की क्लास का, क्लास पेडागोजी क्लास नंबर 2 का। पाठचर्या विकास प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों के क्रमानुसार सजाना है। मूल्यांकन, लक्ष्य ध्येय, अधिगम अनुभव का संगठन, विषय वस्तु का चयन, अधिगम अनुभव का चयन नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे मैं ये आपको प्रश्न मार्क क्वेश्चन के रूप में दूंगा। यहाँ पे आपको देखिए करना क्या है, साधारण से समझ लीजिए। पाठचर्या की विकास की आपकी प्रक्रिया दी गई है, 5 प्रक्रिया दिए गए हैं। इसको चरण पे रखना है कि कौन सा प्रक्रिया पहले होगी, इसके बाद कौन सी प्रक्रिया होगी। ये चरण आपको करना है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा हूँ ABD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 4 3 2 1, 4 1 3 2 5, 1 5 3 2 4 या 2 5 4 3 1। तो आप लोग क्रमवाई भी कमेंट कर सकते हैं। आई होप सभी पैर में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलूंगा इसी तरह डेली 7 PM में लाइव क्लास के साथ। बाल विकास, पेडागोजी, शिक्षण विधियों के साथ मिलेंगे। पेडागोजी को बेहतरीन तैयारी करना है तो 7 PM के लाइव क्लास को मत चुकेगा। अभी अगर बाद में आए हैं इस वीडियो को लाइव क्लास एंड होने के बाद आपको यूट्यूब में वीडियो पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब में चैनल को विजिट करना है, वीडियो ऑप्शन में जाएंगे, ये क्लास मिल जाएगी। पूरे क्वेश्चन को समझें, विश्लेषण को समझें, अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।